हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी स्क्वायर क्लासेस। माय नेम इज राज चौगानी और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा एपोप्टोसिस। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? एपोप्टोसिस। देखो, एपोप्टोसिस क्या है? बेसिकली हम लोग जानते हैं जो भी चीज आई है वो जानी है, चाहे वो हमारा सन हो, चाहे हमारी अर्थ हो, चाहे कुछ भी हो। इसी तरीके से हमारे सेल्स भी आते हैं, उनको मरना भी होता है। तो एपोप्टोसिस क्या है? सेल की एक तरीके से मृत्यु, लेकिन ऐसा नहीं एक्सीडेंटल मृत्यु हो, ये एक बिल्कुल प्री प्लान्ड करके मृत्यु की जाती है। तो ये क्या होता है? हमारा प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी सेल मर रहा है सब कुछ प्री प्लानिंग के साथ। ठीक है, तो ये होता है हमारा एपोप्टोसिस। अब एपोप्टोसिस क्या होता है, कैसे होता है, आज एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले एपोप्टोसिस क्या है? एक एनर्जेटिक प्रोसेस है, यानी इसमें इसमें हमारे सेल की एनर्जी यूज होती है। तो ये क्या है? एक एनर्जेटिक प्रोसेस। साथ ही साथ ये कैसे कंट्रोल होता है? ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, यानी हमारे जो जीन्स है, हमारा जो डीएनए है, वो इसे कंट्रोल करता है। आओ इसे एक बार समझते हैं कि ये होता कैसे है। लेट मी टेल यू। सपोज ये एक सेल है। सपोज क्या है ही ये सेल। ठीक है, ये हो गया इसका साइटोस्केलेटन। ठीक है, ये हो गया इसका न्यूक्लियस। सो ये क्या हो गया? हमारा सेल। और ये क्या हो गया? हमारा सेल का साइटोस्केलेटन। और सेंटर में क्या है हमें पता है, न्यूक्लियस। अब नॉर्मली होता क्या है? साइटोस्केलेटन का मेन रोल होता है सेल की शेप को मेंटेन करना, यानी यहाँ पर सेल की शेप नॉर्मली मेंटेन रहेगी। लेकिन क्योंकि एपोप्टोसिस हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? साइटोस्केलेटन डिग्रेड। साइटोस्केलेटन डिग्रेड होगा, इसकी वजह से सेल के अंदर क्या बदलाव देखने को मिलेगा? साइटोस्केलेटन डिग्रेड हो गया तो सेल हो जाएगा हमारा श्रिंक। सेल श्रिंक होगा। श्रिंक कैसा हो जाएगा? कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना सेल, कुछ इस तरीके से हो गया सेल। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा श्रिंक होगा। इसके बाद अब एक एक करके सेल की सारी चीजें डिग्रेड होनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट होती है साइटोस्केलेटन से। इसके बाद क्या होता है हमारा? इसके बाद होता है कैरियोरेक्सिस। व्हाट इज कैरियोरेक्सिस? कैरियोरेक्सिस का मतलब होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होना। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या होता है हमारा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली एंड क्रोमेटिन ब्रेकडाउन। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा? क्योंकि अब देखो, इसके ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी हमारी? इसकी हो जाएगी डिसअसेंबली। होल्ड अ सेकंड, इसकी हो जाएगी डिसअसेंबली। यानी अब हमारा जो सेल है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मृत्यु की कगार पे हैं क्या करीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा सेल। इसके बाद सेल के अंदर क्या देखने को मिलेगा? होल्ड अ सेकंड। अब क्योंकि देखो ये डिसअसेंबली हो चुकी है, अब सेल की हो जाएगी ब्लफिंग। क्या हो जाएगी? सेल ब्लफिंग। यानी अब ये सेल जो हमारा आपको दिख रहा था पूरा स्क्वीज होने की कगार पर आ गया, अब ये और ज्यादा स्क्वीज होगा। और स्क्वीज कैसे होगा? थोड़ा सा कर देते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। हो जाएगा। तेरा भैया मृत्यु दे दो, क्या करें? चलो भैया दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेल की स्क्वीजिंग। अब लास्टली हमारा क्या आता है? इसके बाद होती है सेल की बडिंग। बड़ी आपके फादर आए हैं। ठीक है, बडिंग होने के बाद क्या होगा? सेल आपका छोटा छोटा टुकड़ों में टूट जाएगा। ठीक है, ये सेल के बन गए पीसेस। अब क्योंकि ये सेल हमारा छोटे छोटे पीसेस में टूट चुका है, तो इसको क्या करेगा? एक और आएगा कचरे वाला, क्योंकि अभी कचरा बन गया ना। अब आएगा एक कचरे वाला। ठीक है, ये कचरे वाला आकर के इन बॉडीज को एक एक करके इनगल्फ कर लेगा। एंड यू नो दैट ये कचरे वाला कौन है? मैक्रोफेज। ये मैक्रोफेज इस कचरे को उठा लेगा। ठीक है, और धीरे धीरे क्या करेगा? इनको इनगल्फ कर लेगा। ठीक है, ये इनगल्फमेंट कर लेगा। तो इस तरीके से एपोप्टोसिस होता है। और एपोप्टोटिक बॉडीज, इनको ना हम ये जो रेड कलर की चीजें हैं छोटी छोटी सी, इनको हम क्या कहते हैं? ये रेड वाले डॉट्स को बोलते हैं हम एपोप्टोटिक बॉडीज। एपोप्टोटिक बॉडीज। ठीक है, सो ये इस तरीके से हमारा एपोप्टोसिस होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है, दो टाइप के प्रोसेस होते हैं सेल डेथ के लिए। ठीक है, एक होता है नेक्रोसिस, एक होता है एपोप्टोसिस। अब दोनों में डिफरेंस समझने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। नेक्रोसिस मान लो एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या हो जाता है? नेक्रोसिस। यानी जैसे कि एक्सीडेंट हुआ तो ये क्या था? प्लान्ड नहीं था, ये सडनली हुआ। और सडनली होने वाली चीज को हमने बोल दिया नेक्रोसिस। सो फॉर एग्जांपल, नेक्रोसिस में क्या है? ये प्लान नहीं होता, तो ये क्या होता है?
सेल डेथ ड्यू टू इंजरी। जब भी आपको चोट आती है, चोट के समय आपके सेल्स वहां के डैमेज हो जाते हैं, तो वो सेल डेथ हमारी इंजरी की वजह से तो नेक्रोसिस होगा। ये क्या होता है? ये होता है हमारा प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी यहाँ पे सब कुछ पहले ही प्री प्लान था। ठीक है, दूसरी चीज, क्योंकि देखो ये वाली जो डेथ है, कौन सी वाली, नेक्रोसिस, ये प्लान नहीं थी। तो प्लान नहीं होगी तो आपने देखा होगा, जब भी हमें चोट लगती है तो चोट लगने के बाद क्या होता है, वहां पर स्वेलिंग आ जाती है और पेन भी होता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्योंकि ये सब ऑलरेडी प्लान था, तो यहाँ हर चीज के लिए वो पहले ही रेडी थे, तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड थिंग, इसमें जो नेक्रोसिस होता है, इसमें कंटेंट जो होते हैं सेल के अंदर के, वो क्या होते हैं, डैमेज होने के बाद बाहर आ जाते हैं। कंटेंट ऑफ सेल ऊज आउट। और यहां क्या होता है, यहां हमारे एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं। एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं, जो क्या होते हैं, डायरेक्टली इनगल्फ्ड बाय, कौन खा जाता है इन्हें, मैक्रोफेज। अच्छा, यहां पर क्या हो जाता है, इस कंडीशन में सेल स्वेलअप होता है, नो स्वेलिंग ऑफ सेल। ठीक है, सो इतनी कुछ बातें हमारी नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट टाइम कभी आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि कौन सी कंडीशन में कौन सा हो रहा है। चेक कि नॉर्मल सेल और एपोप्टोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। ऐसा क्या होता है कि नॉर्मल सेल ही एपोप्टोटिक सेल बन जाता है। सो ये है, मान लो एक नॉर्मल सेल। ठीक है, नॉर्मल सेल में अगर हम देखें तो एक आउटर लीफलेट होती है। नॉर्मल सेल क्या, एपोप्टोटिक सेल में भी होता है तो खैर, ये होती है हमारी आउटर लीफलेट और ये होती है हमारी इनर लीफलेट। ठीक है, ये नॉर्मल सेल की होती है। आप लोगों ने एक चीज, मैंने आपको एक चीज बताई थी जब मैं आपको लिपिड्स पढ़ा रहा था, तो एक लिपिड होता है जिसका नाम होता है फॉस्फेटिडाइल सीरीन। ये उल्टा बन गया, ऐसे दिखते हैं। तो वो मैं आपको बताया था एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिपिड्स में कि फॉस्फेटिडाइल सीरीन जो होता है वो हमेशा इनर लीफलेट पर प्रेजेंट होता है। और मैंने ये भी बताया था अगर वो घूम करके बाहर आ गया तो ये खतरे का संकेत है। तो ये कौन सा लिपिड है हमारा, फॉस्फेटिडाइल, फॉस्फेटिडाइल सीरीन। और ये फॉस्फेटिडाइल सीरीन अगर घूम करके बाहर आ गया तो खतरे की घंटी बजेगी। और वो खतरे की घंटी क्या है हमारी, एपोप्टोटिक सिग्नल। ठीक है, तो ये क्या बताता है, फ्लॉप मूवमेंट, फ्लॉप मतलब अंदर से बाहर आना, फ्लॉप मूवमेंट ऑफ पीएस यानी फॉस्फेटिडाइल सीरीन। इसका क्या हो जाएगा, फ्लॉप मूवमेंट होगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। और यही एक डिफरेंस क्रिएट करता है इन दोनों सेल्स के बीच में। वो था एक नॉर्मल सेल, ये है एपोप्टोटिक सेल। ठीक है, ये कैसा है, एक एपोप्टोटिक। और ये कैसा है, एक नॉर्मल सेल। ये दोनों के बीच का एक डिफरेंस है। ठीक है, अब ये देखिए जरा, क्या आ गया इसमें, पीएस आ गया बाहर की तरफ। ठीक है, ये पीएस जैसे ही बाहर आ जाता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसे एक सिग्नल मिल जाता है कि हाँ भाई इस सेल को डिग्रेड करना है। इस पीएस को रिकॉग्नाइज कौन करता है, इसको रिकॉग्नाइज करता है हमारा पुलिसमैन, यानी मैक्रोफेज। मैक्रोफेज समझ जाता है कि हाँ भाई फॉस्फेटिडाइल सीरीन बाहर आ गया, उसको पकड़ो, अब उसको इनगल्फ करो।
मैक्रोफेज आपको पता है क्या करता है हमारा, मैक्रोफेज करता है इनगल्फ। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या डिफरेंस है इन दोनों सेल्स के बीच में। अब बात आती है, इसमें ना कुछ प्रोटीन्स वर्क करते हैं। कौन से प्रोटीन्स इसमें काम करते हैं? ठीक है, बेसिकली प्रोटीएसिस। प्रोटीएसिस मतलब एक स्पेसिफाइड एंजाइम्स जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, या फिर यूं बोलूं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। कौन से होते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स? इनका नेम होता है कैस्पेसिस। ठीक है, कैस्पेसिस का मतलब क्या है? कैस्पेसिस के नाम में इसकी पूरी बात लिखी है, दैट इज सी से आ रहा है यहां पर सिस्टीन एसोसिएटेड। अच्छा, इसके बाद आता है एस्पार्टिक एसिड प्रोटीएसिस। यानी एएस ना, एएस का मतलब एसोसिएटेड नहीं, एएस का मतलब है एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन एसोसिएटेड एस्पार्टिक एसिड प्रोटीएसिस। यानी ऐसे प्रोटीएसिस, या यूं बोलूं कि ऐसे एंजाइम्स जिनका मेन काम क्या है, जिनका मेन काम होता है दूसरे एंजाइम पे प्रेजेंट एस्पार्टिक एसिड को टारगेट करके डिग्रेड करना। और इनकी कौन सी एक्टिव साइट होती है? इनकी जो एक्टिव साइट होती है खुद की, उस पे सपोज ये हमारा इसका एक, ये है एक कैस्पेस। ठीक है, ये है कैस्पेस, ये है कैस्पेस की एक्टिव साइट, ये है कैस्पेस की एक्टिव साइट। कैस्पेस की एक्टिव साइट पर क्या प्रेजेंट होता है? एक अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सिस्टीन। ठीक है, अब मान लेते हैं एक टारगेट प्रोटीन है हमारे सामने, और टारगेट प्रोटीन में भी हमारे कई सारे अमीनो एसिड्स होंगे। ये मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, ये टारगेट प्रोटीन है, इसकी ये एक्टिव साइट वर्क करेगी यहां पर, जहां पर क्या प्रेजेंट होगा? एस्पार्टिक एसिड। इसलिए तो उसे बोलते हैं सिस्टीन एसोसिएटेड एस्पार्टिक एसिड प्रोटीएसिस। तो ये क्या काम करेगा? ये एक प्रोटीएस है। ठीक है, यानी एक कैस्पेस। गॉट माय पॉइंट? किस तरीके से काम करते हैं? तो ये कुछ इस तरीके से एक्टिव साइट पे जाकर के, मतलब इनकी एक्टिव साइट है जिसपे सिस्टीन प्रेजेंट होता है, तो ये टारगेट प्रोटीन पर, टारगेट प्रोटीन के एस्पार्टिक एसिड पर हमला करते हैं। सो दैट्स हाउ कैस्पेसिस वर्क। ओके, देयर आर ऑलमोस्ट dozens of caspases. There are dozens of caspases जिनका अलग अलग रोल है अपने आप में। ठीक है, हमारे एक होते हैं जो इन्फ्लामेशन करवाते हैं, और बाकी होते हैं जो एपोप्टोसिस करवाते हैं। हमारा मेन काम है एपोप्टोसिस वालों से। ठीक है, और एपोप्टोसिस भी बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एपोप्टोसिस में भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारा इनिशिएटर। अब नाम से समझ में आ रहा है, इनिशिएटर मतलब इनिशिएट करते हैं जो। ठीक है, एक होते हैं हमारे एग्जीक्यूशनल। ठीक है, एपोप्टोटिक वाले में हमारे आते हैं 3, सॉरी 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, ये आते हैं हमारे। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आते हैं? यहां आते हैं हमारे 2, 7, सॉरी 2, 8, 9, 10, 4 यहां आते हैं। यहां आते हैं हमारे 3, 6 एंड 7। मैंने आपको बोला ना डजन्स, डजन्स का मतलब 12। ठीक है, इसके अलावा जो भी बचे वो सारे हमारे कहां पर आएंगे? इन्फ्लामेटरी में। तो इन्फ्लामेटरी वाले देख लें कौन कौन से बचे। 1 बचा, 4 बचा, और कौन सा बचा? 5,
देन बचे हमारे पास 11, 12, ये सारे क्या करवाते हैं, इन्फ्लामेशन कराते हैं। ठीक है, अच्छा जब भी रिलीज होते हैं ना, इनके लिए एक और बहुत खास बात ये है, सेल्स के अंदर ये ऑलमोस्ट हर वक्त बनते रहते हैं, और ये होते हैं हमारे हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में फॉर्मे पड़े रहते हैं। ठीक है, तो एक मिनट, तो ये सेल्स के अंदर जब भी पड़े रहते हैं, बेसिकली जब भी हमारे कैस्पेसिस आते हैं सेल्स के अंदर, हमेशा फॉर्म होते रहते हैं। तो ये हमेशा जो फॉर्म होते हैं, फॉर्म इन इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव स्टेट। तो ये हमेशा एक इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं, क्योंकि अगर ये एक्टिव स्टेट में रहा, क्योंकि अगर ये एक्टिव स्टेट में रहा तो क्या होगा, हर समय सेल का डिग्रेडेशन होगा। तो क्या होगा, एक्टिव स्टेट में रहा तो, स्टेट में रहा तो सेल हर टाइम डिग्रेड होगा। गॉट माय पॉइंट। तो सेल में हमेशा ये इनएक्टिव स्टेट में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब कैस्पेसिस की हमने बात समझी क्या होती है, इसके बाद हम देखते हैं कैस्पेसिस वर्क किस तरीके से करते हैं। कैस्पेसिस का वर्क करने का तरीका ऐसा है, सबसे पहले आते हैं, मान लो इनिशिएटर प्रो कैस्पेस। जब भी वर्ड आ रहा है प्रो, इसका मतलब वो क्या होंगे, हमारे इनएक्टिव। ये इनिशिएटर प्रो कैस्पेस सिग्नल मिलने पर कैसे हो जाएंगे हमारे, इनिशिएटर कैस्पेस बनेंगे, यानी प्रो हट गया, अब कैसे हो गए होंगे, एक्टिव। सो पहले ये कैसे थे हमारे, पहले थे हमारे ये इनएक्टिव, बट जैसे ही आपने इन्हें सिग्नल दिया, ये हो गए हमारे एक्टिव। अब ये इनिशिएटर कैस्पेस क्या करेंगे, ये इनिशिएटर कैस्पेस जाएंगे एग्जीक्यूशनल कैस्पेस के पास, और बोलेंगे भैया एग्जीक्यूशनल कैस्पेस एक काम कर दो हमारा छोटा था। ये क्या करेंगे, एग्जीक्यूशनल प्रो कैस्पेस के पास गए। अब आपको पता होगा एग्जीक्यूशनल प्रो कैस्पेस हमारा क्या है, प्रो आ गया ना, इनएक्टिव फॉर्म। उसको बोलेंगे भैया एक्टिव हो जाओ, अब आप बहुत देर से सो रहे थे। एग्जीक्यूशनल कैस्पेस बन गया। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से एक्टिव इनएक्टिव का खेल चलता है यहाँ पर, किस तरीके से एक्टिव होते हैं और कौन कौन एक्टिव होते हैं, कौन किसको करवाता है। ये भी इनएक्टिव था और ये एक्टिव था। ठीक है, अब बात आती है कि एपोप्टोसिस कितने टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल कहां से आ रहा है, सिग्नल कहां से आ रहा है, इस बेसिस पे एपोप्टोसिस दो मेजर टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ एपोप्टोसिस, अगर सिग्नल सेल के अंदर से आ रहा है, अगर सिग्नल सेल के अंदर से आ रहा है तो हमारा कौन सा कैस्पेस हो जाएगा, सॉरी ये कौन सा एपोप्टोसिस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इंट्रिंसिक। और ये बाहर से आ रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, एक्सट्रिंसिक। राइट, ये दो तरीके से होते हैं। इंट्रिंसिक मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ही सेल को कह रहा है भाई ये बहुत हो गया, मर जा, मर जा, जीना आराम कर रखा है। और एक्सट्रिंसिक कौन सा होगा हमारा, जब बाहर के सेल्स, जैसे कि सपोज दैट टी सेल इन्वॉल्व हुआ इनकी डेथ के लिए। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे काम करते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने एक्सट्रिंसिक पाथवे की तरफ। सो शुरू करते हैं हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे मतलब सिग्नल कहां से आएगा, बाहर की तरफ से। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, एपोप्टोटिक सिग्नल आता है। एपोप्टोटिक सिग्नल आएगा तो इससे होगा क्या, एपोप्टोटिक सिग्नल आते ही सबसे पहले जाएगा हमारे पास
प्रोटीन के पास, और एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जिसका नाम है अडेप्टर प्रोटीन। ये हो गया हमारा एक अडेप्टर प्रोटीन। अब और देखो होता क्या है, क्योंकि हमें पता है कि ये सारे के सारे हैं प्रोटीन्स, ये किसके साथ मिलकर काम करेंगे, मेन तो हमारा प्रोटीन आएगा ना। अब जो मेन प्रोटीन आएगा, मेन हीरो हमारी फिल्म का, उसका नाम है कैस्पेस। और पहले कौन सा आता है, इनिशिएटर आता है पहले, उसके बाद एग्जीक्यूशनल आता है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले आएगा एक कैस्पेस, ठीक है। ये आ गया हमारी फिल्म का हीरो कैस्पेस दादा, ठीक है। अब कैस्पेस ना, क्योंकि जो इनिशिएटर कैस्पेस आता है पहले, ये जो इनिशिएटर प्रो कैस्पेस, ये आता है कल्ला, यानी एज अ मोनोमर के रूप में आएगा, ठीक है। और इसकी एक्टिवेशन होती है इसके डायमर के फॉर्म में। तो अभी ये कैसा आया है, मोनोमर आया है, अकेला आया है। ये होता है इसका एन टर्मिनल रीजन, ये होता है इसका सी टर्मिनल रीजन, ये होता है इसका अडेप्टर बाइंडिंग रीजन, यानी अडेप्टर से बाइंड होगा। अब तो एपोप्टोसिस होके ही मानेगा। और इसके बाद क्या है हमारा, ये जो नीचे का रीजन है, ये है इसकी क्लीवेज साइट, ठीक है। ऊपर वाला अडेप्टर बाइंडिंग रीजन, ये है हमारी क्लीवेज साइट। और साथ ही साथ ये एक्टिवेट भी करता है हमारा, ये वाली जो साइट है एक्टिवेट करेगी एग्जीक्यूशनल कैस्पेस को। सो देखिए होगा क्या, ये दोनों सिग्नल आने के बाद ये दोनों दोनों योद्धा धर्म युद्ध में आ पड़े, ठीक है। आ गए दोनों योद्धा। सो होगा क्या होगा कुछ यूं, हमारे दोनों ही यानी अडेप्टर प्रोटीन, ये आ गया हमारा अडेप्टर प्रोटीन, जस्ट अ मिनट। तो यहां पर हमारा कौन आएगा, यहां आएगा हमारा अडेप्टर प्रोटीन, ओके। अडेप्टर प्रोटीन के साथ इसके ना दो मोनोमर आ जाएंगे, इसके दो मोनोमर्स आएंगे, ठीक है। दो मोनोमर्स आकर के यहाँ पे क्या करेंगे, डायमराइजेशन कराते हैं, डायमराइजेशन होगा। लेट मी शो यू। इसके बाद कहानी में थोड़ा सा हेर फेर होने वाला है। अब देखते हैं किस तरीके से हमारा साइटोटॉक्सिक टी सेल एसोसिएटेड है एक्सट्रिंसिक पाथवे में। ये हो गया हमारा साइटोटॉक्सिक टी सेल, ठीक है। साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास एक लाइगेंड होता है, और वो लाइगेंड है, जस्ट अ मिनट। अब यहाँ आएंगे हमारे, देखो यहाँ बाइंड कर जाएगा इसी जगह पर अडेप्टर बाइंडिंग रीजन इसका, और साथ में ये आ गए, ठीक है। ऐसे इसका अडेप्टर बाइंडिंग रीजन बाइंड कर गया, साथ में ये आ गया एन टर्मिनल सी टर्मिनल। जैसे ही इनकी बाइंडिंग होगी इनकी बाइंडिंग के बाद थोड़ा सा आ जाएगा बदलाव, और बदलाव क्या होगा, वो बदलाव है ये हो गया हमारा अडेप्टर, ठीक है। ये अडेप्टर हो गया, इसके साथ अरेंज हो जाएंगे हमारे हमारे प्रोकैस्पेसिस। अब जो पहले प्रोकैस्पेसिस थे, अडेप्टर प्रोटीन उन्हीं का क्लीवेज करवा देगा, यानी यहाँ जो इसकी क्लीवेज साइट थी उनको ब्रेक डाउन कर देगा। आधा आधा हिस्सा तोड़ दिया इसने। अब इससे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे एक्टिवेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लीवेज था वो इस पॉइंट पर हो जाएगा। अडेप्टर प्रोटीन क्या करवाते हैं, इनका जो क्लीवेज था वो करवा देंगे, इसकी वजह से ये होगा इसके क्लीव्ड पार्ट, ठीक है।
ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स बन चुका है एक्टिवेटेड, ठीक है ना। पहले वो क्या था हमारा, इनिशिएटर इनएक्टिव था, अब इनिशिएटर कैसा हो चुका है, हमारा एक्टिव हो चुका है। सो नाउ ये हो गए हमारे इनिशिएटर कैस्पेस, ठीक है। ये इनिशिएटर कैस्पेस क्या करेगा, ये जाएगा, जाकर के अपने भाई से मिलेगा, एग्जीक्यूशनल, एग्जीक्यूशनल वाले को बोलेगा भाई अब तुम भी एक्टिवेट हो जाओ, बहुत देर हो गया है, ठीक है। उसकी भी डायमराइजेशन कराएगा, ठीक है। और डायमराइजेशन करवा कर इसकी भी क्या होती है, अच्छा इसकी भी हमारी, इसकी भी हमारी ये क्लीवेज साइट है, इसमें भी यहाँ पर क्या होता है, इसकी क्लीवेज के बाद ये हमारे क्या है, लिख देते हैं एग्जीक्यूशनल प्रो कैस्पेस। जैसे ही इसके पास जाके इसे क्लीवेज कराएगा, ये बन जाएंगे हमारे अल्टीमेटली द वॉरियर, एग्जीक्यूशनल कैस्पेस, ठीक है। ये एग्जीक्यूशनल कैस्पेस अब जो बन चुका ही है, ये जाएगा, सेल को बोलेगा हाँ जी दादा, क्या करा दें आपका एपोप्टोसिस, ठीक है। अब जब इसका एपोप्टोसिस होगा तो उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, एपोप्टोसिस के दौरान कुछ अलग अलग टारगेट करेगा ये। सबसे पहले की न्यूक्लियर प्रोटीन, डीएनए प्रोटीन्स, सेल सेल अडेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये इन सबको डिग्रेड कर देगा। तो ये इसके हमारे कुछ इसके टारगेट्स हो जाएंगे जो इनको लॉक करेगा, उसके बाद फायरिंग ऑन, ठीक है, नॉन स्टॉप फायरिंग, ओके। सो इस तरीके से हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे वर्क करता है। ये एक्चुअली यहाँ नहीं, ये मान लीजिए, हाँ ये बोलेगा सिग्नल इसी को बोलेगा और आगे कन्वर्ट कर देगा। फास एल, ठीक है। फास का मतलब है, फास बोले तो फा फैटी एसिड सिंथेस, ठीक है। और एल का मतलब लाइगेंड, ठीक है, एल मींस लाइगेंड। ये ना एक होमोट्राइमर है, यू कैन सी दैट ये इसमें 3 बॉडीज हैं, तो ये हमारे क्या है, फास्ट एल प्रेजेंट होता है एज अ होमोट्राइमर, ठीक है। अब ये टारगेट करता है किसको, ये टारगेट करता है हमारे टारगेट सेल को। सपोज ये हमारा टारगेट सेल है, ठीक है, ये हो गया हमारा टारगेट सेल। अब टारगेट सेल के पास क्योंकि वहां पे लाइगेंड आया है, लाइगेंड कहां से बाइंड करता है, किसी रिसेप्टर से, तो टारगेट सेल के पास क्या होगा, एक रिसेप्टर होगा, और वो रिसेप्टर कुछ इस तरीके से अरेंज होगा कि वो ताकि इनके साथ बॉन्डिंग कर पाए, ठीक है। कुछ इस तरीके से इनके पास स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम होता है फास आर रिसेप्टर, ठीक है, फास्ट एसोसिएटेड फैटी एसिड सिंथेस रिसेप्टर।
फैटी एसिड सिंथेस रिसेप्टर भी हमारा होमो ट्राइमर है, ठीक है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें फैटी एसिड सिंथेस का, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें फैटी एसिड सिंथेस का, ऐसा होता है, जिसमें ये हमारा क्या रीजन होता है, एक ये रीजन होता है ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन, ये होता है हमारा लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, ये होता है हमारा डेथ एसोसिएटेड डोमेन, ठीक है। सो ये हमारे इसके 3 रीजन है। अब ये पूरी तरीके से इसी मेम्ब्रेन में दबा रहता है। अब इसका इंटरेक्शन होता है आगे, इसका इंटरेक्शन होगा अडेप्टर प्रोटीन के साथ में। अब तक हम उसका खाली अडेप्टर प्रोटीन नाम जान रहे थे, अब उसका पूरा नाम जानते हैं क्या है और इसका स्ट्रक्चर भी देखते हैं। ये जो अडेप्टर प्रोटीन है ना, लेट मी ड्रॉ हियर another अडेप्टर प्रोटीन, इसका ऊपर वाला जो रीजन है ये है हमारा डेथ डोमेन। अब देखिए, और जो नीचे वाला है इसका है डी डी, नीचे वाला है डेथ इफेक्टर प्रोटीन, डी ई पी, ठीक है। क्योंकि देखो डेथ डोमेन इंटरेक्ट करेगा फास्ट आर होमोट्राइमर से, तो इसका नाम पड़ जाता है, इसका नाम पड़ता है एफ ए डी डी, यानी फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। सो ये हो गया इसका नाम, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। ये क्या करता है, ये फास्ट आर होमोट्राइमर से इंटरेक्ट करता है। इसके बाद तो आपको पता है किस तरीके से हमारा आगे का वर्क करता है, ठीक है। अब इसके बाद अभी हमने एक स्ट्रक्चर देखा था, हमने ना भी एक स्ट्रक्चर देखा था, और वो था हमारा रिसेप्टर, ठीक है ना। तो ये मान लो ये है हमारा फास्ट आर, ठीक है, रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर बेसिकली इंटरेक्ट करता है किससे, अडेप्टर प्रोटीन से, ठीक है। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट होगा, ये इंटरेक्ट करेगा अडेप्टर प्रोटीन से, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अडेप्टर प्रोटीन से इंटरेक्शन होगा, ये हो गया हमारा अडेप्टर प्रोटीन, अडेप्टर प्रोटीन। अब जैसे ही ये फास्ट आर और अडेप्टर प्रोटीन इंटरेक्ट करेंगे, ये इंटरेक्शन करने के बाद क्या करते हैं, हमारे कैस्पेसिस के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, तो यहां पर एक स्ट्रक्चर और आ जाएगा, दैट इज कैस्पेस, इनएक्टिव होगा, है ना। अब ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, यू नो दैट वेरी वेल, यू नोट नो दैट, देन आई विल टेल यू। ये तीनों मिलकर बनाते हैं हमारा डिस्क, यानी डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स, यानी डिस्क का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये डिस्क क्या करेगा, ये डिस्क आपको पता है क्या करता है, प्रोकैस्पेस को, कौन सा वाला प्रोकैस्पेस, इनिशिएटर, इनिशिएटर को कन्वर्ट कर देगा, बेसिक इनिशिएटर प्रोकैस्पेस को कन्वर्ट करेगा इनिशिएटर कैस्पेस में,
और ये इनिशिएटर कैस्पेस क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा एग्जीक्यूशनल प्रो कैस्पेस को एग्जीक्यूशनल कैस्पेस में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट क्या होता है हमारा, किस तरीके से हमारा एपोप्टोसिस होता है। इसके बाद एक छोटी सी चीज और है, ठीक है। ये हमारा पूरा कहाँ चल रहा था, ये पूरा चल रहा था हमारे सेल के अंदर ही, ठीक है। ये था हमारा एक पूरा सेल। अब इसके बाद क्या होगा, दिस इज अवर सेल, ठीक है। डिस्क क्या करेगा, अभी हमने देखा ना, वहां पर हमारा एग्जीक्यूशनल कैस्पेस आया। सो एग्जीक्यूशनल कैस्पेस क्या करेगा, कैड और आई कैड में से आई कैड को तोड़ देगा। व्हाट इज कैड एंड आई कैड, ठीक है, बताते हैं एक सेकंड के अंदर। ये सपोज दैट ये कैड था, ठीक है, ये हो गया हमारा आई कैड, और फिर ये था हमारा कैड। अब कैड क्या है, इनहिबिटर है, आई कैड क्या है, इनहिबिटर है कैड का। ये है हमारा कैस्पेस एसोसिएटेड डीएनएस। अब डीएनएस क्या होते हैं, डीएनएस आपको नॉर्मली पता है, ऐसे प्रोटीन्स जो डीएनए को डिग्रेड करते हैं, ठीक है। इसको नॉर्मली कौन रोक के बैठा था, आई कैड। लेकिन जैसे ही एग्जीक्यूशनल कैस्पेस आएगा, एग्जीक्यूशनल कैस्पेस के आते ही ये क्या करेगा, आई कैड पे हमला करेगा। रिजल्टेंट रिजल्टेंट ये होगा आपका कैड, हमारा आई कैड जो है हमारा वो डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा हमारे पास केवल कैड, ठीक है। तो जिस तरीके से ये हो जाएगा डिग्रेड। अब ये कैड क्या करेगा, नाम से ही समझिए, डीएनए से, ठीक है। तो जाके टारगेट करेगा डीएनए को, जाएगा, ये हमारा डीएनए, ठीक है, ये जाएगा। अब ये जैसे यहाँ पे जाएगा, इसको यहाँ से ब्रेक डाउन करना चालू कर देगा, बिकॉज इट इज अ डीएनए। ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, हमारे डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ द एपोप्टोसिस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में, और किस तरीके से इंट्रिंसिक पाथवे को कंट्रोल किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एपोप्टोसिस। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, उन्हें अपडेट दीजिएगा। चलते हैं, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।